इंटरवेंशन जिसमें शुद्धता का, गुणवत्ता का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। बीएल कामधेनु परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा। बरेली बीएल एग्रो के कार्यक्रम गाय प्रजनन और डेयरी प्रौद्योगिकी के लिए बीएल कामधेनु परियोजना में 1000 करोड़ का निवेश किया है। संस्था के अध्यक्ष घनश्याम खंडेलवाल का कहना है कि इस परियोजना से लगभग 5000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था में भी बढ़ावा मिलेगा। इसी सतत कामधेनु परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने फतेहगंज पश्चिमी के अगरास में किया। वहीं परसा खेड़ा स्थित बीएल एग्रो पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएल एग्रो ने कामधेनु परियोजना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसका उद्देश्य 5000 किसानों को लाभान्वित करने वाली सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। बीएल कामधेनु बीएल एग्रो की विस्तार योजना का एक हिस्सा है। इसका लक्ष्य कृषि खाद्य पदार्थों से लेकर दूध प्रसंस्करण, चारा निर्माण और अंततः संपीड़ित बायोगैस उत्पादन तक विस्तार करना है। बरेली में 2025 भारत की अग्रणी एफएमजीसी कंपनी बीएल एग्रो ने आज उत्तर प्रदेश के बरेली में बीएल कामधेनु फार्म का उद्घाटन किया, जिसमें गाय प्रजनन और डेयरी प्रौद्योगिकी के लिए अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र शामिल होगा। इस अग्रणी पहल का उद्घाटन भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने किया। ये पहल मवेशियों की अनुवंशिकी, दूध उत्पादकता और समग्र पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश में डेयरी और पशुधन उद्योग को बदल देगी। इस अवसर पर बीएल एग्रो के चेयरमैन श्री घनश्याम खंडेलवाल, बीएल एग्रो के प्रबंध निदेशक आशीष खंडेलवाल और बीएल एग्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं लीड्स कनेक्ट सर्विसेज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नवनीत रविकर भी उपस्थित थे। बरेली से ललित कुमार कश्यप की रिपोर्ट। बराबर ह्यूमन इंटरवेंशन जिसमें शुद्धता का, गुणवत्ता का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। आज भारत हमारा एक ऐसा देश है जो कि जहाँ पर हम लोग ना सिर्फ अपनी फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं बल्कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की भी हम लोग चिंता करते हैं। बट फूड सिक्योरिटी के साथ साथ फूड सेफ्टी का होना भी बहुत ज़रूरी है। गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का कतई कोई समझौता ना हो, इसके लिए मेरी सरकार और मेरा मंत्रालय पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और ऐसे में जब हम लोग इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के उस विश्वास को बढ़ाता है कि जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, भारत में वो क्षमता है कि ना सिर्फ हम अपने हंगर नीड्स को हम एड्रेस कर सकते हैं बल्कि ग्लोबल हंगर नीड को भी हम एड्रेस कर सकते हैं। आज के दिनों में भारत यहाँ उस तरीके का उत्पादन नहीं होता हो, कैसे अपने देश के हंगर नीड्स को फुलफिल करते हुए उन देशों के भी हंगर नीड्स को हम लोग पूरा करें, उस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं, ये सरकार इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं है जब भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर अपने आप को विश्व के सामने, दुनिया के सामने स्थापित करने का कार्य करेगा। और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे किसान भाइयों का और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा। मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना है, मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब दुनिया के हर एक क्षमता है हम लोगों को और इस कार्य को हम लोग कर सकते हैं। ज़रूरत है अपनी उस सोच को धरातल पर उतारने की। मैं यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए, ये विश्वास आपको दिलाकर जाना चाहता हूँ कि मैं माध्यम हूँ आपका और सरकार के बीच में। जितना इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी उतनी हमारी सोच धरातल पर उतरेगी। एक समय था जब सरकारें बाधाएं उत्पन्न करती थी कि कैसे विभिन्न रेगुलेशंस के माध्यम से, विभिन्न पॉलिसीज के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कैसे एक बिजनेसमैन को प्रताड़ित कर दिया जाए। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से तकनीक का इस्तेमाल करके जिस तरीके से प्रोसेसिंग के सेक्टर में इन्होंने मील का पत्थर के तौर पर इसको साबित करने का काम किया, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसको देखकर देश भर में कई और ऐसे यूनिट्स खुलेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से नई ब्रीड्स को लेकर आए, जिससे ना सिर्फ ज़्यादा उत्पादन हो बल्कि स्थानीय स्तर पे भी किसानों को उसका ज़्यादा लाभ मिले,
उनको कैसे शिक्षित किया जा सके इस विषय को लेकर, इन तमाम विषय को लेकर जिस तरीके से इन्होंने ये व्यवस्था तैयार की, मुझे लगता है देश भर के लिए अपने में ये एक रोल मॉडल साबित होगा। और आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि कई राज्यों में इसको रेप्लिकेट किया जाएगा। चिराग, बिहार में जैसा कि चुनाव होने वाले हैं, चिराग जो है मोदी के हनुमान बने थे, क्या मानते हैं नीतीश के हनुमान बनेंगे? मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार सरकार चुनकर आई, ये कहीं ना कहीं देश की जनता का विश्वास हमारी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री के प्रति दर्शाता है। मैं मानता हूं कि एक लंबे समय के बाद बिहार में भी डबल इंजन की सरकार की ये व्यवस्था हम लोगों को मिली है। ऐसे में बिहार की जनता आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी पुनः एक बार एनडीए की ही सरकार को चुनने का काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर, और इस बार जिस गठबंधन में हम लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। 5 दलों का ये गठबंधन, जिसमें प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास मांझी जी और उपेंद्र जी की पार्टी है। मैं मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इस बार एक ऐतिहासिक जीत, 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे, ये विश्वास है। सर, तेजस्वी यादव लगातार कहते आ रहे हैं कि अपनी सरकार वो बनाने जा रहे हैं और नीतीश जी पर वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिन में सपने देखने का हक, अधिकार हर किसी को है। जिस तरीके से उनके शासनकाल का भय आज भी बिहार की जनता में है, 90 का दशक कोई भूला नहीं है। आज की भी तारीख में अगर बिहारी देश के अलग अलग कोनों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, ये पलायन की श्रृंखला उसी 90 के दशक जिसको आज की तारीख में जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है। मैं नहीं मानता कि बिहार का कोई भी पढ़ा लिखा युवा या कोई भी पढ़ा लिखा परिवार उस दौर को वापस लाना चाहेगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और अपराध का पर्याय ये जंगल राज की सरकार बन चुकी थी, मैं मानता हूँ कि उसका डर आज भी बिहारियों के मन में है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पुनः प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार ही बिहार में बनेगी। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से आप ऐसे शासकों का नाम सिर्फ एक समुदाय विशेष के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करने की सोच के साथ आप ला रहे हैं, मैं कतई इससे सहमत नहीं। इसमें सिर्फ समाज में एक असंतोष उत्पन्न होगा, जातीयता सांप्रदायिकता के आधार पर समाज में बंटवारा होगा। पर ये विपक्ष के वही लोग हैं, भले उत्तर प्रदेश में सपा हो या राजद हो बिहार में या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस, ये वही दल हैं जिन्होंने हमेशा से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर बांटने की सोच के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसका नुकसान तब भी देश को हुआ था और आज भी इस सोच से हमारे देश को नुकसान ही होगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।